जहाँ पे सोलर, बायोमास और विंड सबको हमने कंबाइन करके एक सिस्टम हम बनाएं और उससे हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सके। सो मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में हम अपनी एनर्जी डिमांड्स को मीटअप कर पाएंगे, क्योंकि डे बाई डे पावर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। पहले लोगों के पास पूरे फैमिली में एक मोबाइल होता था या एक फ़ोन होता था। 10-15 ईयर बैक एक फ़ोन लगा रहता था, उसी पे फ़ोन आता था लैंडलाइन टाइप का। अब देखिए आज सबके पास अपना अपना मोबाइल है, छोटे से बच्चे से लेकर करके बड़े तक सबके पास अपना। कई लोगों के पास 2 है, मेरे पास भी 2 है। तो डिपेंड अपॉन दी रिक्वायरमेंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं, हम पावर की जितनी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मीटअप कर पाएंगे? नहीं, हम हमेशा ये चेजिंग वाला गेम बना रहेगा। और उसको रोकने के लिए वी हैव टू इम्प्लीमेंट सम पॉलिसी रिगार्डिंग द population. So why I am telling you this? Because when you plan any project in your future in any area, you have to take what will happen after 3 or 4 years when you complete that project. Is it able to meet the demand of all the people or not? तो आपको कुछ ना कुछ बैलेंस अमाउंट वहाँ पे रखना पड़ेगा कि अगर इतनी पॉपुलेशन बढ़ भी जाती है then you can meet those demand. अब आता है कि पॉपुलेशन से जो बात निकलती है कि ये क्या है। पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज साथ बैठे, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड दे हैव आइडेंटिफाइड सम गोल्स। दीज आर नोन एज ग्लोबल गोल्स। लाइक फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए, जीरो हंगर, good health and well-being, quality education to everyone, gender equality, clean water and sanitation for everyone, affordable and clean energy to everyone, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, partnership for the goal. So these are some points. अगर आप इन ग्लोबल गोल्स को पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। So these are the targets. सारी कंट्रीज मिलकर बैठ करके उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? We have to frame some objective. अब जैसे आप अपना प्लान करते कि भैया CGPA 9 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो 9 और 10 CGPA ऐसा थोड़ा ना आ जाएगा। या कोई एग्ज़ाम निकालना चाहता है इंजीनियरिंग सर्विसेज या ES का, तो ऐसे थोड़े ना कि हमने सोचा आपने बहुत अच्छा है, बट आफ्टर थिंकिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फ्रेम सम पॉइंट्स, यू हैव टू फ्रेम सम ऑब्जेक्टिव्स। विदाउट फॉर्मिंग द ऑब्जेक्टिव यू कैन नॉट अचीव द गोल्स। सो दीज आर द गोल्स, these are goals of different countries sitting together and they have planned. Now out of these goals, the point number 7, affordable and clean energy. As an automotive engineer, as a mechanical engineer, as an energy engineer, as an electrical engineer, because these 4 type of engineering branches are playing a major role in the development of alternative fuel and IC engine. So our target is affordable and clean energy to everyone. Now by 2000, it is only focusing, these points are focusing on point number 7, that is the affordable and clean energy. I am not discussing about other points. So it says that by 2030 ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services to everyone. By 2030 increase substantially the share of renewable energy in global energy mix. So this was the objective. This was the objective given at the world level and we are following it. अब आप कैसे हम फॉलो कर रहे हैं? अब आप देखो कि आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके नेबर के सिटी में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग क्लीन एंड ग्रीन। जैसे क्लीन और ग्रीन की बात आती है, फर्स्ट नेम इज इंदौर, सेकेंड इज भोपाल। क्यों आती है? क्योंकि वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव
these cities are taking the initiative. So they are working in that direction. They are moving towards the renewable energy sector. Then by 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency. Then by 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technology. अब ये बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन. अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन का आपको एग्जांपल बताते हैं. आप लोगों ने पीएम की स्पीच सुनी होगी, जो सोलर अलायंस, हमेशा सोलर अलायंस की बात करते हैं कि सोलर अलायंस मिशन इंडिया ने लॉन्च किया वर्ल्ड लेवल पे. इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द सोलर अलायंस मिशन एंड इन विच more than near about 100 countries has joined together in that solar alliance mission. अब सोलर अलायंस मिशन में सारे कंट्रीज इकट्ठे आ गए और उन्होंने आकर करके सोलर पे अपने अपने टेक्नोलॉजी इनपुट देने शुरू कर दिए. तो उस एरिया में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी और वो आपको दिख भी रही होगी. इफ यू गो थ्रू द डाटा 10 to 15 years back, the price of per unit from the solar was rupees 14 to 15 rupees per unit. Now it comes down to 2 to 3 rupees per unit from the solar. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोलर अलायंस मिशन को बढ़ा रही है और उसमें और भी कंट्रीज हैं. तो उससे पता चलता है कि वी आर वर्किंग इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी. सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं. वी हैव अ नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल एंड भूटान. अब नेपाल और भूटान में इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग द हाइड्रो पावर प्लांट्स. बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है वहाँ पे. अब हाइड्रो पावर प्लांट बना, सब कह रहे हैं कि इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर रहा उनकी, बिकॉज ऑफ द टैप्ड पोटेंशियल. वहाँ पे पोटेंशियल है इसलिए वहाँ पे हाइड्रो पावर बन रहा है. अब अपने लेक में थोड़ा ना बनेगा, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रो पावर नहीं बन पाएगा. वहाँ पोटेंशियल है तो हमने हाइड्रो पावर बनाया, उससे हमको भी फायदा है. इफ देयर इज एनी इशू विद आवर ग्रिड, इफ समटाइम्स आवर ग्रिड फेल्स, we can take surplus electricity from those countries. So these type of international cooperation we are doing as a country. India is doing. Other example, in Afghanistan before the Taliban, India is constructing large amount of road and dams. तो वहाँ पे क्या है? उनका जो, आप सिंपल सा है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे सारे लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अगर वो इम्प्रूव करेगा तो आपको फायदा होगा. अभी हम लोग क्या करते हैं, जो आपका वेस्टेज होता है, हम लोग गार्बेज को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं. अभी अपना आ गया कि कोई ऐसे नहीं फेंकेगा, डस्टबिन में फेंकेगा, ये अपने को समझ में आ गया है. लेकिन स्टिल वी आर वन स्टेप बिहाइंड. वी हैव टू सेग्रीगेट टू टाइप ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड द वेस्ट विच कैन बी रीयूज्ड. तो हमें सेग्रीगेशन अभी नहीं आया है. नेक्स्ट स्टेप इज दी सेग्रीगेशन स्टेप. अभी तक हमने ये सीखा है कि नहीं वेस्टेज को प्रॉपर्ली डस्टबिन में डालना है. अब इसके बाद आएगा सेग्रीगेशन का नंबर. सेग्रीगेशन से फिर बायोमास का पोटेंशियल बढ़ जाएगा. हमारे यहाँ पे वेजिटेबल वेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह से हम अपने पोटेंशियल को टैप अप कर सकते हैं. अब आता है अगेन बैक टू दिस टॉपिक दैट वी आर प्रमोटिंग आवर नेबरिंग कंट्रीज with various projects. So in the area of the Nepal, Bhutan, Afghanistan, we are working, except our one neighboring country who do not want to develop. On a lighter note, then by 2030 we have to expand the one thing is the clean energy research and technology. One word is research. How India is collaborating in the form of research. Professors know that, student might does not know. There are a department in the government of India known as Department of Science and Technology, DST, and we have a various organizations, department like MNRE, Ministry of New and Renewable Energy. So time to time वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रोजेक्ट निकालते हैं कि आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करिए, प्रोजेक्ट मिलेगा आपको. They provide the funding. So what is the benefit of the funding? In that type of project in which there are international collaborator and the collaborator from the India. So there may be a two party. One is a professor from outside country and other is a professor from India, and they are tackling the same problem. Like we have a issue of this air pollution in the area of Delhi region.
तो हो सकता है कि दिल्ली रीजन की जो प्रॉब्लम है उसको ले करके दो प्रोफेसर वहाँ पे जो एयर क्वालिटी एक्सपर्ट है ऑस्ट्रेलिया में और एयर क्वालिटी एक्सपर्ट है जो IIT दिल्ली में, वो उस पर कुछ काम करके उसका कुछ सोल्यूशन निकाले। तो दिस इज द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल व्हेन वी टॉक अबाउट द research and technology. So we are doing well in that direction. Again, by 2030, expand the infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed country, small island developing state and landlocked developing country in accordance with their respective program. These are not mandatory. These are the objectives, and these are the objectives given to the countries, and it depends upon the country how they are taking it. भाई कहा तो सबको गया है कि पढ़ना चाहिए। अब किसी को ये कहा जाता है कि एग्जाम है आप लोग पढ़िए, अब कितने लोग पढ़ते हैं तो वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सेम सारे लोग बैठे कहा कि नहीं अर्थ को पोल्यूशन से बचाना है, हंगर से बचाना है, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, आप लोग काम करिए। अब दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, अब उन पे डिपेंड करता है हाउ दे आर टेकिंग इट। बट एज अ कंट्री वी आर टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशिएटिव, वी आर वर्किंग गुड इन दैट डायरेक्शन। नाउ आउट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इंडिया हैज फ्रेम्ड इटसेल्फ ओन ऑब्जेक्टिव। अब ओन ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं समझाता हूँ कि जैसे सारे लोग बैठे, उन्होंने कहा कि जी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, पॉवर्टी फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए। तो अब इंडिविजुअल कंट्री कैसे लेते हैं उसको, वो उस पर डिपेंड करता है, वो मैं बता रहा था। तो इंडिया ने इंडिविजुअली दे आर नॉट बाइंडिंग बाय एनी एजेंसी, कोई एजेंसी या कोई वर्ल्ड बॉडी ने हमें फोर्स नहीं किया है। हमने कहा कि वी आर सेटिंग आवर ओन टारगेट। Like India plan to reduce the emission intensity of its GDP by 33 to 35% by 2030 from 2005 level. Second, 40% cumulative electric car install capacity from non-fossil fuel based energy sources by 2030. Mean non-fossil fuel means we are shifting towards the renewable energy. A jump of 33% over non-fossil fuel capacity of 2015. Then to create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion. What is mean by carbon sink? Carbon sink means to plant more forest. So we are planning to plant more forest. And for all the above targets, we required USD 2.5 trillion to complete this task. These are objectives given in difficult terms. Some of you might does not understand this, but in next slide you are going to understand what are the actual targets. तो दिस इज द एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, ये सबको समझ में आ जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2015 में जो हमारा सोलर और विंड का कैपेसिटी था, सोलर का कैपेसिटी था 4060 मेगावाट और विंड का कैपेसिटी था 23.76 गीगावाट। और हमने क्या प्लान किया है उसको बाय ईयर दिस 2022 वी आर गोइंग टू इंक्रीज अप टू 100 गीगावाट एंड 60 गीगावाट, and we are working in that direction and we are going to achieve it. हम 100 गीगावाट और 60 गीगावाट हम अचीव कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलरेडी सब कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी अलॉटेड हो गए हैं, कई DPR स्टेज पे हैं, तो ये पहला टारगेट तो हम अचीव कर लेंगे सोलर और विंड में। सेकेंड, टू इंक्रीज द बायोमास इंस्टॉल कैपेसिटी टू 10 गीगावाट बाय 2022 फ्रॉम करंट कैपेसिटी ऑफ 4.4 गीगावाट। तो 4.4 गीगावाट की जो कैपेसिटी है 2015 की, उसको हमने बढ़ाना है बायोमास को 10 गीगावाट तक बाय दिस ईयर। देन वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम टू प्रमोट स्मॉल एंड मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नाउ मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को हाइड्रो पावर के बारे में पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि लार्ज हाइड्रो पावर क्या होता है और स्मॉल हाइड्रो पावर क्या होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इंडिया में हमने क्या किया, हमने हाइड्रो पावर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पावर प्लांट विच आर कैपेसिटी बिलो 25 मेगावाट आर नोन एज स्मॉल हाइड्रो पावर, और 25 से ऊपर वाले जितने हैं उनको लार्ज हाइड्रो पावर कह दिया।
अब ऐसा क्यों किया, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उससे आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। टिहरी के बारे में, टिहरी डैम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टिहरी डैम इज इन उत्तराखंड। उसको बनने में 20-22 साल लग गए। उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्चुअल कॉस्ट नहीं बता रहा, उसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी लेट्स से 1000 करोड़, 1000 करोड़ लगे उसको बनाने में। रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कॉस्ट कितनी होगी, मतलब वहां जहां बनाया है वहां से लोगों को हटा करके न्यू टिहरी टाउन ले गए, तो आपके हिसाब से कितनी कॉस्ट होगी उसकी, कोई बताए। 1000 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट थी। 1000 crore is the project cost of constructing the hydropower. But there are some people, a town living in that area, we have to shift the old Tihri to new Tihri. What will be the rehabilitation and resettlement cost? Approximately कितनी होगी? हाँ, जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कॉस्ट थी वो प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज़्यादा थी। मतलब आप सोचिए कि प्रोजेक्ट को बनाने में उतना पैसा नहीं लग रहा है और लोगों को हटाने में उससे ज़्यादा पैसा लग गया। जिसका 1 BHK का हाउस था उसको बंगला मिल गया। एट अ पर्सनल लेवल इट इज़ वेरी गुड, बट इट इज़ गोइंग फ्रॉम आवर पॉकेट ना। हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा, चाहे आप लोग कहते हो आप टैक्स नहीं देते, हर फॉर्म में हम लोग टैक्स देते हैं। कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो टैक्स कट जाता है। आप कुछ खाने भी जाते हो तो CGST SGST करके उड़ा देते हो, भले 2.5% है, कुछ भी खरीदो तो टैक्स कटेगा। अब वो पैसा टिहरी डैम, वहाँ पे लोगों को वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम 200 साल से रह रहे हैं, हम घर को नहीं छोड़ सकते, वी आर इमोशनली कनेक्टेड। अमाउंट इज रेज टू 1 करोड़, इमोशनल डिटैच हो गया। तो अब सोचिए कि प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा होगी, पहला। दूसरा, जब प्रोजेक्ट को बनाया गया तो रिवर को डाइवर्ट कर दिया गया। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, रिवर का डायरेक्शन को चेंज किया गया। तो जो ऐसा नहीं है कि इतना सा एरिया चेंज किया जाता है। इट कवर द एंटायर स्ट्रेच ऑफ 30 to 40 किलोमीटर व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्ज हाइड्रो पावर। तो जब 30-40 किलोमीटर पानी बह रहा था उस इलाके में, वहाँ कितने जानवर रह रहे होंगे, पेड़ पौधे कितने उस एरिया में रह रहे होंगे। आपने पूरा पानी डाइवर्ट कर दिया नए इलाके में, तो उस इलाके का क्या हो गया, वहाँ पानी खत्म हो गया, बैरन हो गया, वहाँ की इकोलॉजी एनवायरनमेंट सब अफेक्ट हो गया। अब आप तीसरे पे आइए। अब आपने बनाया डैम। अब डैम जो बनता है, बोलते हैं 2 पहाड़ों के बीच में ऐसे कंक्रीट लगा देते हैं तो डैम बन जाता है, वेरी गुड, नो इश्यू अबाउट दैट। बट कंक्रीट तो आप ला रहे हैं ना, आपने रोड कंस्ट्रक्ट किया, वहाँ पे रोड नहीं दी, रोड कंस्ट्रक्ट करके कंक्रीट ले आए और कंक्रीट को आपने भरा और कंक्रीट को किस लेवल पे पहुंचाया, दोनों पहाड़ के लेवल तक पहुंचा दिया, इतना कंक्रीट ले आए। तो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसका लेवल, उसकी तो बात ही नहीं करते हम, उसको पब्लिश भी नहीं किया जाता, बोलते नहीं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हाइड्रो पावर है, इसलिए बात नहीं करते हैं। तो देयर आर वेरियस इश्यूज एंड अदर देन दैट द टाइम, 15 ईयर 20 ईयर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट प्रमोटिंग दिस लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन टुडे सिनेरियो। एक रिसेंट एग्जांपल आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में भी सुना होगा, इन द एरिया ऑफ द उत्तराखंड हाइड्रो पावर, जेपी हाइड्रो पावर डैम वॉश्ड अवे। एक पीछे से नदी का लेवल टूटा कुछ और पूरा का पूरा हाइड्रो NHPC का था वो, और वहाँ पे 100-150 लोग भी मारे गए। तो लार्ज हाइड्रो पावर को गवर्नमेंट इसलिए प्रमोट नहीं कर रही है। अब आते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर पे। स्मॉल हाइड्रो पावर आर कैपेसिटी लेस देन 25 मेगावाट। स्मॉल हाइड्रो पावर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन द एरिया ऑफ दिस टोटल बिल्डिंग। मतलब ये बिल्डिंग भी ज़्यादा बड़ा बता रहा हूँ मैं, छोटे से एरिया में आप स्मॉल हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर में हम पानी को रोकते नहीं है डैम में। हम क्या करते हैं, जो पानी आ रहा है उसको थोड़ा सा एक कैनाल बना करके और डाइवर्ट कर देते हैं। उसमें हम डाइवर्जन जो रूट होता है वो ज़्यादा नहीं होता और मेन फ्लो में भी हम पानी जाने देते हैं। तो कभी स्मॉल हाइड्रो पावर पे होगा लेक्चर तो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन स्मॉल हाइड्रो पावर के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं चाहिए होती है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं, वो आपको हैम्पर करने पड़ते हैं।
plus cost is on very low side. It can be constructed in a hilly area, standalone area, power can be produced there. It does not mandatory to supply the power which is produced from small hydropower to the grid. अब ये इसका फायदा क्या होता है? If the area is in the upper region of the Uttarakhand or Himachal, then you can construct a small hydropower there and that power can then and there. आपको कोई सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे गांव है, 5 गांव है, वहाँ हाइड्रो पावर है और वो वहीं पे सप्लाई करके उनकी पावर कंजम्पशन पूरी हो जा रही है. सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? जो 5 विलेज हैं जो कनेक्टेड नहीं थे ग्रिड से, जिनको पहुंचना मुश्किल था, अब वो एंटायर इंडिया से कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है. दैट्स व्हाई इन द अपर रीजन ऑफ द स्मॉल हिल एरिया we are promoting the small and mini hydropower project which does not require any major input in terms of the infrastructure. Then we comes to the nuclear energy. Nuclear energy is a very sensitive topic when we talk about the nuclear energy. अब nuclear energy के दो aspects हैं. People are fearing if there is a radiation issue then it can lead to the disaster that happens like in case of Bhopal or Chernobyl. Chernobyl was very big, Bhopal was relatively small than that. Bhopal was not a nuclear disaster, it was a gaseous disaster, but similar type of problem can come. So, but again from the first point, we are expanding in the terms of population. तो भैया हम सिर्फ सोलर, विंड और बायोमास पे नहीं रह सकते, हमें न्यूक्लियर में जाना पड़ेगा. Because nuclear has a potential and we are setting the target of 63 gigawatt by 2032. We have established a large nuclear power project in Kondakulam in Tamil Nadu that is in fully working and Jaitapur is in construction phase. So DPR वगैरह चल रहा है, वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, तो जैतापुर में भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा. Then we comes to back to our conventional source, that is the coal. India got the one of the largest reserve of the coal, but the problem is that the quality of the coal is not good, that it can be converted into some, it leads to very harmful emissions. So what we have to do? We have to import the coal from the other countries like Australia, Thailand, New Zealand. So we are importing the coal. Now Government of India is promoting the, it is addressing the actual issue. It is directing the power plants to work on the clean coal technology, that our coal should be used then and there. We do not have to depend on the other countries. So that is also one area. So these are the ambitious renewable energy goal of India as a country, and we are working on it and we are going to achieve these. We are achieving beyond that in coming days. You will see that. Now come to bioenergy. The bioenergy is the biggest contributor of the renewable energy source, accounting for about 12.8% of the total, and biofuel is the largest contributor in renewable transport sector with around 2.8% of total. Bioenergy is playing a major role in coming days. Now, why we are going for bioenergy and alternative fuels? This graph is showing our actual picture. कहीं पे भी कुछ हो जाता है, इंडिया का मार्केट गिर जाता है. अगर आप लोगों ने कल या परसों न्यूज में देखा होगा, लड़ाई हो रही है रशिया और यूक्रेन में, मार्केट हमारा गिर गया. 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का जो हमारा था इक्विटी, वो साफ हो गया एक दिन में. भाई लड़ाई तो वो लोग कर रहे हैं, नुकसान हमें क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस ओनली. एक्चुअली we got one of the largest transportation sector worldwide, and we are dependent on the crude oil, and we are not producing the crude oil. क्रूड ऑयल के ही प्रोडक्ट होते हैं आपके पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, जो आपके एलपीजी, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपके क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स कह लो. तो क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं? मंगाते हैं, खरीदते हैं. अब उसके नुकसान हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको कहीं ना कहीं इसको आपको समझना पड़ेगा. ये आपकी लाइफ में प्ले कर रहा है. अगर आपने बाइक रखी हुई है तो भी आपको उसकी इकॉनमी समझनी पड़ेगी कि
गवर्नमेंट रेट क्यों बढ़ा देती है? सब लोग कहते हैं वहां सस्ता है, इंडिया में महंगा होता जा रहा है। अरे when you comparing the two country, you have to compare the population also. वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और अपने यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, अपने यहाँ नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अब हमारे यहाँ नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो पेट्रोलियम कंपनियों पे भी लोड है, चाहे ONGC हो चाहे HPCL हो, और उनको सप्लाई कर रहे हैं। अब उनके पास क्रूड ऑयल है ही नहीं। अभी जब लॉकडाउन था तो क्रूड ऑयल 10 बैरल कहते हैं $10 पर बैरल, $20 तक आ गया था गिर करके। भाई लॉकडाउन था, सब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वाज क्लोज्ड, कोई उस टाइम खरीदता तो सस्ता में मिलता। प्रॉब्लम ये है कि वी आर परचेजिंग फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज, एंड इफ देयर इज अ टर्मोइल इन द गल्फ और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पहले क्रूड ऑयल पर असर पड़ता है। क्रूड ऑयल के भी लेटेस्ट जो है वो 100 को क्रॉस कर गया, सेंचुरी मार दी क्रूड ऑयल ने इंडिया में, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है प्राइस। उसका भी एक रीजन है, इलेक्शन, स्पेशली दी इलेक्शन ऑफ यूपी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल कर रही है। अगर गवर्नमेंट का बस चलेगा तो वो आज ही 10 रुपए बढ़ा दे, बट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है ना। We are demanding the petrol and diesel. If we remove our dependency on these products, then government does not have to purchase that. तो एक तो हम लोग डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा है इस पे, क्रूड ऑयल पे, उसको हमको कम करना है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्राइस क्यों बढ़ती है? हमारा जो भी पैसा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का वो डॉलर में है। एवरी जो वर्ल्ड करेंसी है वो डॉलर है, और हमें जब पे करना पड़ता है गल्फ कंट्रीज को या दूसरे कंट्रीज को पेट्रोल इसके लिए, क्रूड ऑयल के लिए, तो वी आर पेइंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अब हम अपना जो सेविंग है, जो आपने डॉलर में बचा रखा है टैक्स ले करके, उसको आप डॉलर में दे रहे हैं। तो आप प्राइस कैलकुलेट करिए, वो ऑन डेली बेसिस फ्लक्चुएट करता है। We are paying in much higher terms. First, अब आता है कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। दिस इज आवर प्रोडक्शन, ये जो लाइन है हमारी ये प्रोडक्शन की है, ये क्रूड ऑयल के हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और दिस इज द लाइन शोइंग द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड दिस इज द इंपोर्ट। अब इंपोर्ट और क्रूड, इंपोर्ट क्यों करता है आदमी? क्योंकि he is not meeting his own demand. अपनी डिमांड को मीट करने के लिए वी आर इम्पोर्टिंग एंड वी आर प्रोड्यूसिंग सो मच लेस। अब प्रोडक्शन हमारे है ही नहीं, हमारे पास ऑयल वेल्स है ही नहीं, तो प्रोडक्शन तो लो रहेगी। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड सम अदर अल्टरनेटिव बाय विच वी कैन मीट आवर डिमांड। So for that government has launched the National Biofuel Policy. National Biofuel Policy was launched in year 2018 and indicative target of 20% blending of ethanol in petrol. Ethanol की blending होगी पेट्रोल में 20% and 5% blending of biodiesel in diesel. ethanol की blending डीजल में क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, but diesel is somewhat heavier as compared to ethanol. But when we compare the petrol and ethanol, both have same level, so the blending is become very easy. With thrust and advanced biofuel policy, we are promoting the biorefineries by giving rupees 5,000 crore in 6 years. So we are developing the biorefinery. Now you go and search. HPCL has also launched its biorefinery, HPCL biorefinery. So they are also working on the conventional fuel and they are also working on the alternative fuel. Recent example of this, when we talk about the alternative fuel, I include EV into that also. Tata Power is the one company which is working in the area of the EV, and Tata Power has collaborated. अब लोग कहते हैं कि EV के चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगेंगे, बहुत लगाना मुश्किल होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं होगा इन मुश्किल। Tata Power has collaborated with the
HPCL। अब HPCL के जितने पेट्रोल पंप है ऑलरेडी देयर हैं वहाँ पे, अब वहाँ पे चार्जिंग यूनिट वहाँ पे अपना लगाना शुरू कर देंगे। अब वो लगा करके उसको ट्रायल करेंगे। वंस अ ट्रायल बिकम सक्सेसफुल इट कैन बी यूज्ड बाय द पब्लिक। तो बिजिएस्ट एरिया में जहाँ पे आपको लैंड मिलना भी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे भी आपके ईवी के चार्जिंग स्टेशन वो लगा देंगे। So these types of collaborations are going on. For biofuel, we have categorized the biofuel in the various categories: first generation biofuel, second generation, and algae-based biofuel. In first generation biofuel, we have bioethanol. Then second generation ethanols are also there, drop-in fuels are there, and third is the algae-based. Algae का भी एक potential है as a biofuel source. Algae is the very purest form of the fuel. But the problem with the algae biofuel is that it is cost rupees 400 to 500 rupees per liter. अब इतना महंगा आएगा तो कोई लेगा भी नहीं, लेकिन people are working. Then we have a increased scope of raw material for procurement of molasses. We got the one of the largest we are one of the largest producer of sugar cane. जो एथेनॉल होती है वो शुगर केन से आती है डायरेक्टली। अब हमारे यहाँ तो इसमें भी पॉलिटिक्स है। महाराष्ट्र एंड यूपी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन, एंड दिस इंडस्ट्री स्पेशली इन द महाराष्ट्र वाज कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिशियंस। तो उनकी लॉबी है वो शुगर के अलावा और वाइन, बिकॉज दिस प्रोडक्ट हैज अनदर यूज दैट इज मेकिंग इन वाइन इंडस्ट्री, so they are diverting it in for sugar and wine. इसके अलावा वो तीसरा यूज करने ही नहीं देते थे। मतलब उनको यही है कि या तो वाइन बनेगी या तो शुगर बनेगी। अब शुगर के जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में है, उसकी डिमांड भी अब लोग अवेयर हो रहे हैं, तो शुगर का जो यूज है वो कम होता जा रहा है मास लेवल पर। उतनी ज़्यादा डिमांड शुगर की अभी नहीं है। अब आता है वाइन की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या देखा कि शुगर और वाइन के अलावा भी बहुत सारा जो हमारा मटेरियल है और हमारी क्रॉप्स हैं वो प्रोडक्शन एथेनॉल में मदद कर सकती हैं। तो दे हैव फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी इन विच दी शुगर कंटेनिंग क्रॉप्स लाइक कॉर्न, बीटरूट एंड अदर क्रॉप्स और वेस्ट फूड ग्रेन्स, देयर इज वन वेस्ट फूड ग्रेन्स दैट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द एथेनॉल आल्सो। भाई आपको पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है, अब एथेनॉल है ही नहीं आपके पास, तो आप मिलाओगे कहाँ से? तो एथेनॉल आप कहाँ से लाओगे? इन क्रॉप से ले आओगे और आप उनको मिला करके आप अपना अल्टरनेटिव फ्यूल बना लोगे। सो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस पॉलिसी। दिस देन वी हैव अ नेशनल डेवलपमेंट ऑफ नेशनल बायोमास रिपोजिटरी फॉर कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ बायोमास। बायोमास का पूरा डाटा बनाने के लिए एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी। देन बायोडीजल प्रोडक्शन to be improved from the non-edible oil sources. What is meant by non-edible? There are two type of sources. One is the edible and other are non-edible. Edible oils जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंड नट। आपको कहते हैं कि नहीं जी इन ऑयल से हम बायोडीजल बना लेते हैं। इन ऑयल्स का ये हाल है कि आज की न्यूज है, कल की भी न्यूज है, we are importing the 70% of oil from the sunflower oil from the Ukraine. अब हम 70% ऑयल जो अपना सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन से मंगाते हैं। अब वहाँ तो हम अपने बच्चों को तो बुला नहीं पा रहे, अभी फ्लाइट्स बंद हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो यू कैन इमेजिन, कैन वी इंपोर्टिंग सनफ्लावर ऑयल इन दैट टाइम, इन द करंट टाइम? इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द सनफ्लावर ऑयल इंडस्ट्री? yesterday what happens when this news comes into the picture? There is a one company known as Adani Wilmar who has a brand related to sunflower oil, and market is going down but Adani Wilmar is going up. So आप सोचो कि न्यूज का असर मार्केट पे कैसे पड़ता है और हमारी डेली लाइफ पे कैसे पड़ता है। अब आज जाकर के रेट चेक कर लेना आप लोग, सब जितने ऑयल्स हैं सबके दाम 5 से 20 रुपए बढ़ गए होंगे। Every oil, you can check. These are edible oil, and if edible oil cost is rupees 200 per liter, we cannot divert it for biofuel production ना। अब कोई कहता है कि मस्टर्ड ऑयल डाल करके इंजन चला देते हैं, चलो ठीक है इंजन चल भी जाए आपका, गाड़ी बढ़िया भी चले, लेकिन 200 रुपये लीटर कौन देगा? इंडिया में सबसे पहले सस्ता कौन सा है? हम लोग की मेंटेलिटी है, हम लोग तो बार्गेन पे जाते हैं ना।
So edible oil तो we cannot divert because we will create a food versus fuel crisis. So we will go for non-edible oil sources. Non-edible oil sources are Jatropha, Pungamia, Neem, Mahua. We are going to discuss those also. So the thrust is on non-edible oil production from for biofuel. Then we have a setting up of National Biofuel Coordination Committee regarding the biofuel. Now, one important thing which I am going to नींद आ रही है ये ऑनलाइन का सिम्टम है बट आई एम गोइंग टू नेम सम इंस्टीट्यूट विच माइट हेल्प यू इन योर फ्यूचर ऑल्सो. इंडिया में क्या है, वी गॉट वन इंस्टीट्यूट फॉर एवरी एनर्जी सोर्स. सोलर एनर्जी का जो इंस्टीट्यूट है वो गुड़गांव में है. किसी को सोलर एनर्जी पे रिसर्च करनी है, ही कैन गो टू सैसी, वो गुड़गांव में है. Then for wind energy, we have an institute in Chennai, Wind Energy Institute in Tambaram, Chennai. For biomass or biofuel, we have a Sardar Swaran Singh Biofuel Research Institute by Government of India at Kapurthala, Jalandhar. वहाँ पे आप biofuel की research कर सकते हो. If you want to research in the hydropower, you can go to Department of Hydro and Renewable Energy. That is my department at IIT Roorkee. They are working especially in the area of hydro energy. जितने भी small hydro power project हैं, उस पे काम करते हैं. हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं वहाँ पे, आप जा करके वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो. दे आर अलाउइंग एवरीवन. दे हैव अ लार्ज स्पेस. दे हैव कंस्ट्रक्टेड द सिमुलेटर. एशिया का सबसे बड़ा सिमुलेटर हाइड्रो पावर का वहाँ पे है. और एक सिमुलेटर यहाँ पे भी है, अपने मैनेट में भी है. आप लोग जा करके देख सकते हो कि एक्चुअल में हाइड्रो पावर जो है कैसे वर्क करता है. सिमुलेटर लैब इज देयर इन द टरबाइन लैब बाय डॉक्टर विष्णु प्रसाद. तो people are working in the different area of solar, wind and hydro. तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो. तो बायोफ्यूल के लिए जो इंस्टीट्यूट है दैट इज दी इन जलंधर कपूरथला. नाउ एथेनॉल डिपेंडेंसी जो है हमारी, वी आर वर्किंग इन दिस एरिया एंड दिस इज द रिपोर्ट which says that Biofuel International highlighted that India's ethanol blending had touched record level of 7.2% in the first 4 months of 2021, and ethanol is a byproduct of sugar mill and used to blend with petrol. This not make only petrol more environment friendly but substantially reduce India's dependence on crude import. सिंपल सा है, आप अभी 1 लीटर खरीद रहे थे, अब उसमें आप एथेनॉल मिला देते हैं 20% या 50% एथेनॉल अगर आप मिला देते हैं, इतना अच्छा टारगेट अचीव कर लेते हैं, आपको आधा लीटर खरीदना पड़ेगा. फॉर 1 लीटर यू आर पेइंग 100, फॉर 50, फॉर हाफ ए लीटर यू हैव टू पे ₹50. तो सोचो कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कितनी कम हो जाएगी. देन व्हाट विल हैपन टू द प्राइसेस? द प्राइसेस व्हिच वी आर पेइंग टुडे इज मोर देन 100. So if you blend with the ethanol, the prices will go on the lower side. It will go below 100. So इंडिया के पास सरप्लस शुगर है. We got the surplus sugar, so we can divert that sector for ethanol production. And we have revised the target. The target revised was 10% of ethanol blending by 2022. So we are going to achieve that target. And bigger boost will be the 20% by blending by 2023. So from that we will get the huge amount of revenue from this sector. So this sector will boom. Now ethanol blending is going to be a big boost to sugar manufacturer and also change the shape of the macroeconomy. हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है फ्यूल की. We are dependent on the government PSU, महारत्न, नवरत्न, HPCL, ONGC. हम इन पे इंडियन ऑयल, हम सब इन्हीं पे डिपेंडेंट है फ्यूल के लिए. लेकिन अगर आप ये सोचो, इफ यू आर अ फार्मर और इफ योर फैमिली इज डूइंग दिस शुगर केन बिजनेस एंड इफ यू आर रिलेटेड टू दिस एरिया, आपका जो एथेनॉल प्रोडक्शन होगा या जो आपका शुगर केन का क्रॉप होगा, शुगर केन के क्रॉप को तुरंत जो है इंडस्ट्री वाला वो ले लेगा, बोलेगा हमको तो एथेनॉल बनाना है बिकॉज देयर इज अ डिमांड. देयर इज ऑलवेज अ डिमांड. तो आपका जो
ये जो प्रॉब्लम आती है, बोलते हैं ना गन्ना किसानों की जो प्रॉब्लम, ये दैट विल बी अल्टीमेटली सॉल्व बिकॉज दे विल गेट दी वन प्रोडक्ट इज ऑलवेज रेडी, दैट इज द एथेनॉल। तो शुगर केन उनका ले लिया जाएगा, तुरंत इंडस्ट्री उसको कन्वर्ट करेगी एथेनॉल में, और एथेनॉल आपके फ्यूल स्टेशन पे अवेलेबल होगा। सो दैट इज द वन एरिया दैट विल अफेक्ट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। Not only the farmer get the outstanding dues, but also a better price due to higher yield on the ethanol. At a macro level, India currently depends on the import of 85% of oil need. Already told you, boosting ethanol blending from current 7 to 20% in the next 2 years can substantially reduce the crude import dependence and improve the trade deficit. So we do not have to pay in the dollars. अब लोग कहेंगे इससे फायदा क्या है, एथेनॉल भी तो प्रोक्योर कर रहा है। अरे भाई, जब एथेनॉल प्रोक्योर करेगा तो कहाँ से करेगा? इंडिया से ही करेगा। और इंडिया में जब एथेनॉल, इफ ही इज प्रोक्योरिंग द एथेनॉल फ्रॉम एनी लोकल वेंडर, तो इन विच करेंसी ही हैज टू पे? ही हैज टू पे इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओनली। ही डू नॉट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट पे इन टर्म्स ऑफ डॉलर। वहां पे पैसा बहुत बच जाएगा। और जितना अभी जो कॉस्ट है प्रोक्योरमेंट की एथेनॉल की, पता कितनी है? किसी को आइडिया है कितनी रुपीस पर लीटर है? द मार्केट रेट, if you go to the wholesale market and going to purchase the ethanol, then 40 to 50 rupees per unit. जो पर लीटर की जो कॉस्ट है वो 40 to 50 रुपीज है। तो वो 40 to 50 रुपीज आप 1 लीटर ले रहे हैं, तो 100 रुपीज में आप 2 लीटर परचेज कर लेंगे। आप पेट्रोल के लिए कितना दे रहे हैं? 107 दे रहे हैं, और आप यहाँ 50 दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, इफ इट इज बिकम सक्सेसफुल, देन अल्टीमेटली द कॉस्ट विल गो ऑन द लोअर साइड। So what will be the profit impact of ethanol blending? CRISIL is a rating agency, estimated the combination of higher sugar export thanks to the export subsidy and higher ethanol blending could boost sugar operating margin by 100 basis point to 14%. So it will boom for this industry. Then procurement price for ethanol has a continuous rise due to the fact that it is also a matter of national priority. We are prioritizing this issue, and sugar mill will benefit from ethanol volume and realization. In financial year 21, the ethanol procurement source from molasses and sugarcane juice was up to 5 to 6% year on year average. And we are going to go beyond 20 lakh ton in the October to September to divert for ethanol production. The other country which is working in that direction near about 20 years back was Brazil. Brazil has shifted from the conventional sources towards this alternative fuel. They have shifted already to ethanol based engine, gasoline engine. They are mixing the petrol with the ethanol and they are using it. So they are one of the largest producer of the ethanol. India's ethanol production is 2% of global ethanol production, while its share of global sugar output is 17%. हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं 2% वर्ल्ड लेवल पर, और शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं 17%। होना क्या चाहिए? शुगर को हमें लाना चाहिए 2% 3% पे जितनी डिमांड है, और एथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देना चाहिए। इफ यू गो फॉर दैट, अल्टीमेटली द प्राइसेस विल कम डाउन। India currently has ethanol capacity of 4.25 billion liters per day, and by 2022 on stream capacity will touch 5.25 billion liters per day, which will enable 10% of ethanol blending. So we are going to achieve it, but beyond that we have to increase the capacity more by 10.50 billion liters per day, which is a tough ask, but people are working on it. Now from ethanol we again move towards the vegetable oil. Why we are not using the this groundnut oil, mustard oil or sunflower oil for biofuel production? This again graph shows the difference. This is the domestic production of the vegetable oil which we are using for our food purpose, and this is the amount which we are importing it. So we are not meeting our demand by our own production. We are importing these food oils which we are using in our kitchen from the other countries. अब दूसरे देश से अगर मंगा करके उसको हम बायोफ्यूल बनाने लग जाएंगे
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल सोर्स एंड द अल्टरनेटिव फ्यूल? हो सकता है इमिशन वगैरह ज़्यादा अच्छा हो जाए, लेकिन कॉस्ट वाइज वो फिजिबल नहीं होगा. So that's why we are not shifting towards the vegetable oil. So we got the two options. One is for biofuel production. We got the edible oil. अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि why we are not going towards the edible oil for biofuel production, because we are using edible oil in our kitchen, so we cannot go for that. We are remain with these oils. These are non-edible oils. Non-edible, it does not use for our food purposes. That's why they are called non-edible. अब ये कहीं पे लिखा हुआ है ना non-edible, पीना नहीं है उसको. It is a poisonous. So some are poisonous, may not be, because neem is also there. लेकिन पता लग जाता है. Neem oil, if anyone taste, उसको पता लग जाएगा कि neem oil का क्या टेस्ट होता है. So bitterness will be there. So non-edible oils are bitter in taste. That's why they are not used for our food purpose. वरना सब खाना अलग तरीके से बन जाएगा. Now we have 4 sources. There are many other sources. There are many other sources for biofuel production, but these are 4 prominent sources. जब कोई कहता है ना कि there are various sources, but these are prominent, मतलब these are the major ones. These are playing the major role. Now, mahua and neem both have medicinal uses. अगर आपके दिमाग में नीम आता है तो हमेशा ये आता है कि इसका कुछ मेडिसिनल यूज होगा. So the pharma industry is going to take the mahua and neem. So we are remain with the jatropha and pongamia. We have 2 sources for biofuel production. One is jatropha and other is pongamia. Jatropha is the number 1 crop for biofuel production and pongamia is the number 2 crop as per our country. Now, जब भी किसी चीज को आपको रिप्लेस करना है, किसी भी कोई प्लेयर भी आप लोग रिप्लेस करते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, या डेली की कोई डिवाइस, चाहे मोबाइल, आप लोग मोबाइल से सबको समझ में आएगा ना, जल्दी बढ़िया समझ में आता है. आप कोई वन प्लस का, मैं ज्यादा हायर लेवल पे नहीं जाऊंगा, मतलब मीडियम लेवल की बात करते हैं. If anyone using a mobile of OnePlus, he is habitual to it. अब उसको बटन वाला मोबाइल दे दें, उसका क्या फीलिंग होगा? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अलग अलग जगह निकालना शुरू कर देगा. तो उसको ये बात कहने का क्या मतलब है? आप किसको रिप्लेस कर रहे हो? You are replacing petroleum diesel. Diesel is a conventional fuel. आपको कुछ करना नहीं, आपको जाना है पेट्रोल स्टेशन पे, आपने बोलना बाइक में भाई इतना भर देना, गाड़ी में इतना भर देना, पेट्रोल और डीजल, वो भर देता है, कोई दिक्कत नहीं है. Now you are replacing the diesel, you are changing the whole mindset and you are replacing it with the non-edible oil. So if you are replacing one thing with the other, तो जिससे आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, you cannot replace like I have given example of mobile. If you take any other example also, if you are going for a good restaurant and if you have habit of eating there, तो आप किसी टपरी पे अगले दिन कोई आपको टपरी पे खाना खिलाना शुरू कर दे तो मजा नहीं आएगा. तो if anyone is habitual to it, it will be difficult for him to change the habit. और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एज अ कंट्री आवर्स, हम लोग अपनी आदतें बहुत मुश्किल से बदलते हैं. जो चल रहा है वो चलता रहेगा. सड़क टूटी है, वी विल एडजस्ट. और अगर नहीं है कुछ तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे गड्ढे वगैरह भी होते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं लोग, लकड़ी रख देते हैं, कुछ पत्थर का रख देते हैं, लोहे का रख देते हैं और क्रॉस कर जाते हैं. मतलब वी आर वेरी एडजस्टेबल. बट when we talk about the cost and when we talk about the performance, it will be very difficult. हमें सस्ते से सस्ता दे दो, वो कितना भी पोल्यूशन करे कोई दिक्कत ही नहीं है.
Pollution की बात तब समझ में आती है when we go to work, we will discuss that. That is very important. We will discuss that later when we come to the air pollution. What we are doing, we are replacing the diesel. So if you are replacing the diesel, the property of the fuel should match the standard of the diesel. Now, for study purpose only, we are taking the edible oil. Edible oil को हमने ये नहीं कहा कि we are converting it into a fuel source. Only for study purpose we are taking the edible oil. एक होता है ना ग्राफ को भरना, टेबल को भरना. ये टेबल को भरा है तो अच्छा लग रहा है कि कंपेयर कर लेते हैं, चलो एक और स्टडी हो जाएगी. लेकिन we are not taking at a application part. We are taking the non-edible oil. अब non-edible oil में आप लोगों को सबको पता होगा विस्कोसिटी क्या होती है. सबको पता है, फर्स्ट ईयर 10th 12th हमने पढ़ा है कि विस्कोसिटी क्या होती है. डिफाइन करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है. दही और दूध में सबको फर्क पता है, शहद में सबको फर्क पता है कि फ्लो किसका अच्छा है और फ्लो किसका खराब है. हम ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे. तो अब आप देखो कि जब विस्कोसिटी की बात करते हैं, हम सिर्फ ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस समझेंगे कि हो क्या रहा है. अब विस्कोसिटी देखो, आप जेट्रोपा और पुंगामिया की यहाँ पे दे रखी है 55, महुआ और नीम की 30 और 22, और डीजल की देखिए 1.3. अब 1.3 पे तो डीजल ऐसे भागता है, और उसी की जगह पे 55 आपने डाल दिया या 30, कितने टाइम्स हायर दे दिया, 30 टाइम्स 50 टाइम्स आपने हायर दे दिया. तो व्हाट विल हैपन, द विस्कोसिटी विल बी वेरी हाई. अब इसको समझने का एक बेस्ट एग्जांपल है, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डाल रहे हो, आप उसकी जगह पर दही डाल दो या शहद डाल दो, तो व्हाट विल हैपन टू योर व्हीकल. दही और शहद तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, वो इतना विस्कस होगा कि वो फ्यूल लाइन में ही फंस जाएगा, कंबस्शन चैम्बर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ड्यू टू हाई विस्कोसिटी. So this is the reason that we cannot use the vegetable oil for directly use for Indian application. So that is the one reason. Then there is other property like cold flow property. How your fuel behaves in a cold climatic condition. जो फ्यूल है आपका वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में कैसे बिहेव करता है. जो डीजल है, if you see the property, diesel has cloud point of and pour point of minus, while all the non-edibles are in positive. होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फ्रीज हो जाएगा. अब 15 डिग्री या 16 डिग्री पे कोई फ्यूल फ्रीज हो जाता है तो आप अपनी गाड़ी में यूज नहीं करेंगे. तो भोपाल में टेम्परेचर 10 हो जाता है, पता चले आपने फ्यूल ऐसा डाला फिर फ्रीज हो गया, आपकी गाड़ी नहीं चली. तो दैट प्रॉपर्टी इज कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टी. And other, I have already explained that viscosity. So we have to address this issue. That's why we are not using the vegetable, this non-edible oil directly for Indian application. इसलिए हम non-edible oil को Indian applications के लिए use नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, non-edible oils को हम convert करते हैं biodiesel में with the help of the process of transesterification. We are going to discuss that. So दिस इज द कंपोजिशन. अब हर चीज जो होती है, जो आपके दीज आर वेजिटेबल्स ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर. वेजिटेबल ऑयल्स और नॉन एडिबल ऑयल आर ऑब्टेन्ड. अब नीम की बात कर रहे हैं, महुआ की बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. सो दे कंटेन सम फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज सैचुरेटेड एंड अदर इज अनसैचुरेटेड. सो they are obtained from the nature. So we have categorized into various type of saturated and unsaturated fatty acids. अब कैसे पता चलेगा कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है. अब अगर आप फार्मूला देखोगे जिसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी, 0 0 0 0 सब में है, 0 0 0 जिसमें सब में है, it means there is no bond, means that type of fatty acids is saturated fatty acids. If the bond is 1, it become unsaturated, and bond is 1, it is monounsaturated. If the bond is 2, it become diunsaturated. If bond is 3, it become polyunsaturated. तो हमने अब जो फैटी एसिड्स है हमारे, जो जितना भी जो भी चीज नेचर से आती है उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, हमारे बॉडीज में भी हैं. तो ऐसे ही ऑयल्स में भी हैं, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है. So we have categorized the saturated and unsaturated fatty acids,
and we have compared the cold flow property. Now you will see as the percentage of the saturated fatty acids is increasing, the cold flow property deteriorates. कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि हाउ द फ्यूल बिहेव्स इन दी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब जितना वैल्यू माइनस में अगर दिया हुआ है यानी वो उतने टेम्परेचर में आराम से फ्यूल फ्लो कर रहा है. अगर -20 है तो -20 पे फ्यूल फ्लो करे जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा फ्यूल है. इफ इट इज गिवन इन पॉजिटिव लाइक 27, 50, 41 और 12.6 मीनस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो उस तरह के फ्यूल को हम नहीं लेंगे जो फ्रीज हो जाएगा. मान लो कोई फ्यूल 27 पे फ्रीज हो जा रहा है तो वो क्या इंडिया में यूज हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं यूज हो पाएगा. तो हमें कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा. अब कोल्ड फ्लो प्रॉपर्टी को कैसे इंप्रूव करना पड़ेगा? हमें ऑयल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना पड़ेगा. ऑयल किससे बना है? फैटी एसिड से बना है. यानी हमें फैटी एसिड्स में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे आपकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी. Now already discussed that India import large amount of oil from the other country, so therefore it is not possible to divert. So we are going for non-edible oil, and Pongamia, Jatropha and Pongamia are there. And Pongamia is a drought-resistant tree going well in a marginal or poor soil. अब non-edible oil के जो Jatropha और Pongamia हैं, ये जो दो पेड़ हैं, इनकी खासियत ये है कि they can be grown on a barren land also. Barren land मतलब बंजर जमीन पे भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं. दैट इज द वन पॉजिटिव एस्पेक्ट. सो इट कैन बी प्लांटेड मोर एंड मोर. नाउ दिस इज द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Pongamia. व्हेन वी टॉक अबाउट द Pongamia, दिस इज द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द Pongamia इन वेरियस कंट्रीज, इन इंडिया आल्सो. एंड एवरेज Pongamia seeds, एवरेज सीड्स 28 to 30%, 4% ऑफ ऑयल. एंड एक ट्री से आपको 8 से 24 kg सीड्स मिल जाएंगे. और यूज कहाँ पे है? थोड़ा सा लाइटिंग के लिए यूज होता है, रूरल एरिया में सोप मेकिंग के लिए यूज होता है, मेडिसिन और लिब्रिएंट कहने के लिए ना के बराबर यूज होता है. इसका कोई डायरेक्टली यूज नहीं है Pongamia सीड्स का. सो वी कैन डाइवर्ट इट फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन. इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में मिलता है, इंक्लूडिंग दी मध्य प्रदेश ऑल्सो. सो व्हेन वी कंपेयर द नंबर ऑफ द ट्रीज एरिया वाइज, the Jatropha and Pongamia, you can see the number of the Jatropha is twice the number of Pongamia. इसीलिए हम Jatropha को नंबर 1 क्रॉप कहते हैं, Pongamia को नंबर 2 क्रॉप कहते हैं बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए. ये लोकल नेम है, इससे मतलब पता होना चाहिए. कोई लोग कहे करंजा क्या होता है, करंज क्या होता है. दैट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द Pongamia. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मध्य प्रदेश में Pongamia को करंजा या करंज भी कहते हैं इन लोकल नेम. सो व्हाट वी हैव डन, अब आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, हम लोग रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके होते हैं उन पे करते हैं. रिसर्च पेपर बहुत सारे लोगों ने जो काम किया होता है वो लोग पब्लिश करते हैं रिसर्च पेपर. यू कैन गो एंड सर्च द साइंस डायरेक्ट. साइंस डायरेक्ट पे आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे. मेरे को पता है यूजी आपके लेवल पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो भी रिसर्च होती है वहाँ पे पब्लिश होती है. तो हमने क्या किया, रिसर्च से हमने एक डाटाबेस बनाया, और डाटाबेस बना करके हमने कहा कि दीज आर द फैटी एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द Pongamia ऑयल. हमने लोअर एंड ले लिया और हायर एंड ले लिया. मतलब किसी ने रिपोर्ट किया था कि 3.7 होता है पाल्मेटिक एसिड, और किसी ने कहा 14.1 होता है. कई लोगों ने बीच में भी कहा. हमने एक रेंज ले ली 3.7 to 14.1, एक लोअर लेवल से अपर लेवल तक की रेंज ले ली. ऐसे ही हमने सारे की रेंज लेकर के हमने फैटी एसिड्स कैलकुलेट कर लिए Pongamia ऑयल के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. We have also compare the fuel properties from the literature only and compare it with the diesel. Again you can see from the literature the viscosity is 27 to 38 और डीजल की विस्कोसिटी 4.1 है. मतलब डीजल की विस्कोसिटी से 7 to 8 टाइम्स हायर है Pongamia की. हम अभी तक नॉन एडिबल की बात कर रहे थे. नॉन एडिबल में जो प्रॉब्लम थी Pongamia में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर Pongamia ऑयल को आप यूज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है. तो हाई विस्कोसिटी के नाते हम उसको डायरेक्ट इंजन में यूज नहीं कर सकते. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी विस्कोसिटी को कम करना होगा. अब आता है कि विस्कोसिटी को हमें कम करना है, तो कम करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है.
like blending, microemulsification, cracking and transesterification. We will not go deep into that. We will understand only one process which is very basic and simple to everyone, and that is the transesterification. अब transesterification में हम करते क्या हैं, हमने क्या किया, वेजिटेबल ऑयल ले लिया, वो हमारा क्या है, फीड स्टॉक है, मतलब उसी को हम बायोडीजल बना रहे हैं। तो वेजिटेबल ऑयल को हम क्या करते हैं, ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हैं और ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से उसको हम बायोडीजल बनाते हैं। 1 मिनट। जब बायोडीजल बनाते हैं दैट इज आवर ऑटोमोटिव फ्यूल। नाउ दिस इज द ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन है नहीं। ये फार्मूला है ऑयल का, कोई भी ऑयल है उसका फार्मूला है ये। ऑयल को हम रिएक्ट कराते हैं मेथनॉल के साथ। मेथनॉल भी ले सकते, पता क्या करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। और हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं, एक आता है मिक्सचर ऑफ मिथाइल ईस्टर एंड अदर इज ग्लिसरॉल। जो मिक्सचर ऑफ मिथाइल ईस्टर आता है दैट इज नोन एज बायोडीजल, उसको हम मिक्सचर ऑफ मिथाइल ईस्टर लिखते हैं। और जो ग्लिसरॉल है, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज द वास्ट यूज। जो भी साबुन बनता है उसमें ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल के बिना साबुन बन ही नहीं सकता। जितने आपके सैनिटाइजर और ये जो डिसइंफेक्टेंट सब में ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल के बिना कोई भी हैंड वॉशिंग सिस्टम नहीं बन सकता। तो आप सोच सकते हो कि कितना मेजर यूज है ग्लिसरॉल का। हम लोग क्या करते थे, हम लोग बायोडीजल बनाते थे, जो बायो प्रोडक्ट होता था ग्लिसरॉल, उससे हम लोग साबुन बना लेते थे लैब के। आसान है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एपरेटस नहीं चाहिए होता है। तो बहुत जो प्रोडक्ट आते हैं आपके, चाहे ग्लिसरॉल हो चाहे मिक्सचर ऑफ मिथाइल ईस्टर हो, दोनों के क्या है, यूजेस हैं। आप उनको मतलब ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन करते हैं ना तो एक वेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। दोनों के अपने मेजर यूजेस हैं। अब हमने क्या किया कि हमने सर्वे किया, लिटरेचर देखा, बहुत सारे हमने लिटरेचर पढ़ा और उसमें हमने पाया कि बहुत सारे लोगों ने बायोडीजल बनाया है। किससे? पोंगामिया से। पोंगामिया की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, 4 पैरामीटर लिए हैं। एक कि कैटालिस्ट कौन सा लिया, बहुत सारे लोगों ने केएच कैटालिस्ट लिया, उसका अमाउंट अलग अलग वेरी किया। फिर मोलर रेशियो, अल्कोहल डाला। भाई हमने बताया था मैंने कि आपको कि वेजिटेबल ऑयल के साथ अल्कोहल को डाल दिया। अल्कोहल कितना डाला उसका रेशियो अलग अलग लोगों ने बताया। रिएक्शन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था उस प्रोसेस में वो, और टाइम, वो हमने 4 पैरामीटर ले लिए। यानी दीज आर द 4 पैरामीटर व्हिच आर यूज्ड फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। अब आपको कल कोई पूछता है कि व्हाट आर द पैरामीटर व्हिच डिसाइड द बायोफ्यूल प्रोडक्शन, दीज आर द पैरामीटर। वन इज कैटालिस्ट, सेकंड इज द मोलर रेशियो, थर्ड इज द रिएक्शन टेम्परेचर एंड फोर्थ इज द टाइम और मिक्सिंग इंटेंसिटी। मतलब इन 4 पैरामीटर को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप बायोफ्यूल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आउटपुट है। रेफरेंस का मतलब होता है कि कहीं कहीं अलग अलग पेपरों से उठाया, तो उनको हमने 1 2 3 करके नाम दे दिया। दीज आर द रिसर्च पेपर्स। सो कई लोगों की ईल्ड 80% आई, कई लोगों की 92 आई, तो बहुत तरह के रिजल्ट आए इसमें। कई लोगों ने KH लिया था, कई लोगों ने NaOH भी लिया, H2SO4 भी लिया। अलग अलग कैटालिस्ट होते हैं। आप लोग जाते हैं केमिस्ट्री लैब में तो आप जाकर के देखेंगे कि कैटालिस्ट अलग अलग तरह के होते हैं। तो जैसे एडिटिव एनहांसर होते हैं जो हमारे फ्यूल की प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं, उसी तरह से कैटालिस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। और हमने अलग अलग तरह लेकर करके हमने ईल्ड निकाली। कई लोगों ने LiCaO लिया, कई लोगों ने सल्फेटेड जिरकोनिया लिया, तो ईल्ड 90%, 94%, हर एक की ईल्ड अलग अलग आई। नाउ हमने क्या किया, हमने फिर देखा, हमने पढ़ लिया। अब हमें समझ में आ गया कि हमने लिटरेचर पढ़ लिया कि भैया ये फैटी एसिड्स है, ये प्रोसेस है, ये है। हमने भी ऑयल खरीद लिया, हमने अपनी लैब में ऑयल, पोंगामिया ऑयल खरीद लिया। अब ऑयल, मैंने बताया ऑयल को डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकते इंजन में, विस्कस होता है। विस्कस के लिए कोई टेस्ट नहीं करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि विस्कसिटी का apparatus चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप पेट्रोल खरीदो, ऐसे हाथ में लो
और आप वेजिटेबल ऑयल लो और ऐसे हाथ में लो, दोनों को आप जब रब करोगे आपको पता लग जाएगा कौन सा ज़्यादा विस्कस है। कैन इट बी यूज फॉर इंजन ऑफ एप्लीकेशन और नॉट, बिना कोई टेस्ट किए सिंपल आप रब करोगे आपको पता लग जाएगा। जो भी विस्कस होगा वो हाथ पे आपके चिपका रहेगा और जो नहीं होगा वो फ्लो कर जाएगा। बस उसी से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये फ्यूल प्रोस्पेक्टिव फ्यूल है कि नहीं है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग ब्लेंड बनाते हैं, बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम लोग लैब में हम लोग बस पता लग जाता है कि ये डालें इंजन में कि ना डालें। थोड़ा सा विस्कस होता है कि रहने दे भाई, इसको नहीं डालना है, हम अगले को डाल देंगे, अगला ब्लेंड बना देंगे। तो हमने भी फैटी एसिड्स अपने ऑयल के जो हमने परचेस किया था उसके हमने कैलकुलेट किए, और जो वैल्यूज आई वो लिटरेचर यानी जो लोगों ने प्रीवियसली कर रखा था उसी के आसपास आई, मतलब 19-20 का फर्क था। अब फर्क क्यों होता है? अगर आप चेक करोगे, एक और पॉइंट आप क्या करना, आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपके यहाँ पे भी मैकेनिकल में लैब या ऑटोमोबाइल में हर जगह फ्यूल की लैब होती है। कोई भी विस्कोसिटी अपरेटस है या डेंसिटी वाला ही ले लो। डेंसिटी का तो मतलब मास बाई वॉल्यूम होता है ना, उसके लिए तो कोई अपरेटस चाहिए नहीं होता। डेंसिटी तो मास बाई वॉल्यूम से ही पता लग जाती है और कोई भी निकाल सकता है उसको। विस्कोसिटी भी ऐसे ही निकल जाती है विस्कोमीटर से। तो आप कुछ मत करो, आप लिटरेचर पढ़ो, बुक पढ़ो, और बुक में पढ़ो कि डीजल की विस्कोसिटी और पेट्रोल की विस्कोसिटी कितनी है। आपको जो डाटा दिया होगा, आप क्या करो, नियर बाई 5 पेट्रोल पंप स्टेशन पे जाओ और आधा लीटर खरीद के ले आओ और सबको टेस्ट करो, सेम होंगे? थोड़ा सा नहीं, बहुत डिफरेंस होगा। मैं बता रहा हूँ, इंडिया में तो बहुत डिफरेंस है। इन द लिटरेचर the cold flow property which was given in the negative in the standard for the diesel, when I purchased that diesel from the petrol station in Roorkee, the value comes out to be 6 and 5. In literature it was given -5. -5 से +5 हो गई। क्यों हो गई? अडल्ट्रेशन। जो जितना भी मिलता है वो अडल्ट्रेटेड मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ मिला रहता है। तो एक टेस्ट ये कर सकते हो आप। तो उससे क्या फायदा होगा? अब कोई कहेगा कि ये करने से क्या फायदा होगा? अरे भाई, करने से ये फायदा होगा कि आपको पता लग जाएगा कि विच वैल्यू इज क्लोजिंग टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। सो व्हाट यू कैन रिकमेंड, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप ये रिकमेंड कर सकते हो कि 5 पेट्रोल स्टेशन में ये वाला पेट्रोल स्टेशन जो है ये बेटर है एज कंपेयर टू अदर। अब उससे क्या फायदा होगा? जो फ्यूल मिल रहा है आपको उसकी जो क्वालिटी होगी दैट इज बेटर देन अदर फ्यूल विच वी आर गेटिंग फ्रॉम अदर स्टेशन। सो इन टर्म्स उससे आपकी व्हीकल की लाइफ भी बढ़ जाएगी और उससे आपका माइलेज भी बढ़ेगा और इकोनॉमिकली वो ज्यादा बेटर रहेगा इन ओवरऑल। तो वो फायदा रहता है। तो ये एक सिंपल सा आप लोग कर सकते हो। तो ऑयल हमने जो खरीदा उसकी भी विस्कोसिटी चेक की, उसकी विस्कोसिटी 49 आ गई। अब विस्कोसिटी 49 है तो वो क्या यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली डीजल की भी जो है वो सिंगल डिजिट में है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा? बायोडीजल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, अब आप लोग मैकेनिकल के बहुत सारे बैकग्राउंड से हो, आप लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी पढ़ते हो और कई लोग आपके कहते हैं डिजाइन भी पढ़ते हो। तो बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशन है, अगर आप लोग फाइनल या प्री फाइनल ईयर दोगे तो एक होती है इक्वेशन टेलर टू लाइफ इक्वेशन। पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे। एक होता है मर्चेंट सर्कल, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना क्योंकि गेट में आता है ये, जिसको अगर गेट देना होगा तो पढ़ता ही है फिर। और अगर हम बात करते हैं कोई भी जो इक्वेशन होती है दैट डिपेंड ऑन 2-3 पैरामीटर। कोई भी इक्वेशन अगर 2-3 पैरामीटर पे है और रेंज दे रखी है तो यू कैन नॉट लिमिट द नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लाइक इफ द 4 पैरामीटर आर देयर, ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी, 4 पैरामीटर है। अब वो 4 पैरामीटर की अलग अलग रेंज है।
उन चारों पैरामीटर के नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने हो तो कितने एक्सपेरिमेंट बनेंगे भाई? ए को फिक्स कर लो, बी सी डी को चेंज करो, बी को फिक्स कर लो, ए सी डी को चेंज कर दो, कितने हो जाएंगे? हजारों में हो जाएंगे. Then comes this software. This software is known as response surface methodology, in we use to limit the number of the experiment. हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को लिमिट करते हैं. अब कैसे करते हैं? आई विल नॉट गो डिटेल इनटू द थ्योरी पार्ट, आई विल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन पार्ट. अगर एमटेक वाले होते या पीएचडी वाले होते तो मैं थ्योरी पार्ट पे जाता, लेकिन हाँ ये चीज मैं बताना चाहता हूँ. ये चीज if you are in any part of your life, this will applicable to everyone. चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग वाला हो, कोई भी. आप लोग मेजर प्रोजेक्ट करोगे फाइनल ईयर में, that is this methodology will be applicable to that also. तो सबसे पहले क्या होता है? कोई कहता है हम रोबोट बनाएंगे, कोई क्या करता है? खरीद के लाके दे देता है बनाया प्रोजेक्ट. कोई कहता है नहीं, वी विल डू सम सॉफ्टवेयर, वी विल यूज मैटलैब, वी विल यूज एनसिस, सीएफडी या ऑटोकैड. मतलब हर आदमी का दिमाग अलग अलग तरह से चलता है, लेकिन सबके पीछे गोल एक ही होता है. सबसे पहले सबको क्या करना पड़ता है? प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है. प्रॉब्लम कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर. जो अभी यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं उनकी भी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी, वो डिस्कस कर रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्या क्या करें इसका. तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन अ प्रॉब्लम. विदाउट डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आफ्टर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो आपको लगता है यार 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो हो नहीं पाएगा, हम 1 पॉइंट ले लेते हैं. पीएचडी वाले क्या करते हैं? अच्छा 4 पॉइंट कर लेते हैं. तो उनकी प्रॉब्लम सेम है. इफ दे आर एड्रेसिंग द इशू इन 4 पॉइंट्स और 4 ऑब्जेक्टिव, देन इट बिकम पीएचडी. इफ दे आर एड्रेसिंग 2-3 पॉइंट्स, एमटेक. 1 पॉइंट एड्रेस करते हैं तो बीटेक. तो ऑब्जेक्टिव आप डिटरमाइन करते हैं. अब ऑब्जेक्टिव आपने डिटरमाइन कर लिया कि वी आर गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर. अब आपने कह दिया कि जी नहीं, मैं तो एनसिस पे काम करूंगा और मैटलैब पे काम करूंगा. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होती है कि कैसे करेंगे. अब कैसे करेंगे का मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज. इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, लाइक आप कहते हैं कि जी मैं ऑटोकैड पे काम करूंगा. अब ऑटोकैड अवेलेबल ही नहीं है, एनसिस अवेलेबल ही नहीं है. सो यू हैव टू फाइंड द सोर्स फ्रॉम वेयर यू विल गेट द डाटा और सॉफ्टवेयर. So that is very important. After the brainstorming, you have to design the experiment. Which experiment you are going to perform. After the performance of experiment, you have to collect the data. आप डाटा कलेक्ट करोगे. अगर एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो डाटा आता है, उस डाटा को आप कलेक्ट करोगे और उस डाटा को आप चेक करोगे, अरे यार सही है कि गलत है. यानी पेपर में भी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक बार ऊपर से नीचे तक देखते हैं. अगर हमें आता है कि पक्का ये न्यूमेरिकल मेरे को आता है, ऐसे करते हैं, चलो इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि 10 नंबर पक्के हमारे. वो जो 10 नंबर पक्के हैं वो कैसे? आप उसको वैलिडेट कर रहे हो. यू आर वैलिडेटिंग, यू आर डूइंग द डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट. आफ्टर दैट यू विल वेरीफाई द रिजल्ट. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन प्रोसेस. नाउ दिस इज द ये बड़ी प्रॉब्लम है. मोबाइल ये हर क्लास में बड़ी प्रॉब्लम. इसके बिना मतलब हाँ लोग खाना नहीं खाते. मेरा बच्चा उसको वो कहते हैं लगा करके वो चू टीवी लगा के दो तो खाना खाता है. So it is not about you, it is from kid zone. लेकिन उसका सिंपल सोल्यूशन है, you have to control yourself, otherwise you will face issue. यहाँ पे कुछ नहीं है, कॉलेज में कुछ नहीं करते, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. When you shift from student life to a job, then it will be a major issue.
अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो, आप इंडस्ट्री में आपके रिलेटिव जो होंगे उनसे पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, इफ दे आर वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, इवन इन अ गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। ये नहीं कि आज मन नहीं किया तो आज 10 बजे नहीं 11 बजे जाऊंगा, वो आज बंक मार दूंगा। बंक मारोगे आधी तनख्वाह काट देगा वो। सिंपल है। आजकल क्या है, अभी इस बीच कोविड की वजह से बंद हो गया, देखना विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स अगेन दिस थंब, अंगूठा लगाओ तो इन होगा, अंगूठा लगाओ तो आउट होगा। 9 to 5। Previously I work in the VIT Vellore, वो सिस्टम था, स्टूडेंट अटेंडेंस तभी मिलती थी, टाइम से वो आकर के बैठेगा, और वो अब बंक भी नहीं कर सकते थे वहाँ। इतनी बड़ी मतलब उनके साथ इतना बड़ा दुख था कि उनकी अटेंडेंस टीचर के हाथ में होती नहीं थी। When they went come to class they have to punch in। अब टीचर वहाँ रहता था तो पंच इन करेंगे, पंच इन करके भाग तो जा नहीं सकते, और वो पंचर लगाते हुए जो पंचिंग मशीन है वो यहाँ लगाएंगे, टीचर के आसपास लगा देंगे, तो आगे खड़ा होगा, टीचर भी देख रहा होगा कि अच्छा पंच किया, चलो ठीक है। अब वो बैठेगा, अब वो उतनी दूर हॉस्टल से चल के आया है और पंच कर दिया है, अब वो जाएगा तो नहीं, क्योंकि पंच आउट भी करना है उसको, तो सोचता है बैठ ही जाओ। अब जब क्लास में बैठ जाएगा तो कुछ सीख लेगा। So that is the psychology. That's why the placement is near about 100% in the COVID era also. If you are talking about the VIT Vellore, I am talking about the VIT Bhopal and other, but in the Vellore, they got more than 100% placement. So this is the reason, because students, this project which I am explaining to you, this project was done by 2 BTech students under me, and they have published papers, and now they are doing the masters in Europe. ऐसा कुछ नहीं है, क्या आप नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। If you want to contact them, I will give the email ID of mine. You can contact me, and then I will give you the details. Now come back to the topic. So this is the biodiesel reactor. बायोडीजल का जो रिएक्टर होता है वो इस तरह का होता है। हम क्या करते हैं, बायोडीजल जो अल्कोहल, अपना वेजिटेबल ऑयल और अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं, और स्टीरर, मैग्नेटिक स्टीरर, उससे हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं प्रॉपर, और कैटलिस्ट को भी डाल देते हैं। बाद में हम इसको करते हैं सेपरेटिंग फनल में, आफ्टर 2 आवर 3 आवर उसको हम सेपरेटिंग फनल में डालते हैं, और सेपरेटिंग फनल में वो 2 लेयर सेपरेट हो जाती है, एक बायोडीजल की और एक ग्लिसरॉल की। तो ये बेसिक सेटअप है। नाउ दिस आई वांट टू एक्सप्लेन यू। लंच ब्रेक? अरे ज्यादा हो गया क्या? अरे चलो ठीक है, 10 मिनट और हो गया क्या? अच्छा 10 मिनट तो दो। टॉपिक मेरे को लगा था हो जाएगा, लेकिन हम लोग को आदत है ना, हम लोग एमटेक को पढ़ाते हैं और पीएचडी को पढ़ाते हैं। हमारे डिपार्टमेंट देयर इज नो बीटेक, नो यूजी कोर्स। तो एमटेक वाले पढ़ते हैं और वो लोग आवाज भी नहीं करते और मोबाइल भी नहीं निकालते। अब उसका रीजन सुनो, आप लोग भी नहीं करोगे, मैं रीजन बता रहा हूँ उसका, बहुत अच्छा रीजन है। दे आर गेटिंग द स्टाइपेंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12,500 आफ्टर द गेट एग्जाम, और उनकी जो स्टाइपेंड होती है वो कौन साइन करता है, वो हम साइन करते हैं परसों से। सो दैट इज द फियर यू हैव टू क्रिएट। सो दिस इज द लास्ट 10 minutes you have to understand. We have already discussed that these are the 4 parameters which are used for biofuel production. So we have taken the parameter, and I have told you about the software, that is the response surface methodology software, in which we have taken the level from minimum to maximum. हमने क्या किया, मिनिमम से मैक्सिमम लेवल का वैल्यू ले लिया बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। भाई लास्ट 10 मिनट कंसंट्रेट कर लो, तो जो पढ़े हो समझ में आ जाएगा। अगर किसी को काम करना होगा तो अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि मेरे पास आरजीपीवी के बच्चे आए हैं बाद में काम करने के लिए, और दे आर डूइंग गुड। सो वी हैव टेकन लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, we have covered all the value.
Now, if you take all the value and if you design the number of experiment, it will go into thousands. But with the help of the software, we have minimized it to only 29 set of experiments. So you have to perform only 29 set of experiment, and you will get the biodiesel production from these total 4 parameters. Now I am going to show you the result part. What we have done, we have used the 4 parameter, that the methanol, oil molar ratio, reaction temperature, catalyst, reaction time, and when you use the software, कभी भी कोई सॉफ्टवेयर जो यूज करोगे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, इट विल गिव 100% रिजल्ट. वो कहेगा सॉफ्टवेयर में तो रिजल्ट 100% आता है, बट व्हेन यू परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट ऑन योर लैब इन अ क्लोज एनवायरनमेंट, you will get different type of result if you are doing in the internal or external. So we got the biodiesel yield of 98.4. It was predicted 100, but the yield was 98.4. There will be a human error, there will be some instrument error also. So we have taken that, and it is 1.6. And for your information, if the error is below 5%, then it is very good. Then it is very okay. कोई भी experiment, किसी भी branch, कोई भी engineering, if the error is below 5%, then your experiment is successful. ये याद रखना. So we got the result below 5%. Now, this was the setup for Bucci evaporator in our lab. This is the biodiesel. अब biodiesel तो हमने बना लिया, लेकिन उसमें हमने अल्कोहल डाल दिया. अल्कोहल डाल के बनाया है, तो एक तो एडिशनल प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया. तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल को सेपरेट कर देंगे. तो हमने ये पूरा सेटअप लगाया. अल्कोहल का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 60 to 70 डिग्री होता है. हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया बायोडीजल को हीटर से. ये नॉर्मल हीटर है, उससे हीटअप किया. अब जब हीटअप किया तो वो सेपरेट होकर के, कंडेंस होकर के आपका इस ट्यूब में आकर के कलेक्ट हो रहा है. ये जो आपका अल्कोहल है वो यहाँ पे आकर करके सेपरेट आउट हो जाएगा. अल्कोहल जो सेपरेट आउट होगा, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, एंड इट कैन अगेन बी यूज्ड. नाउ यू आर रिमेनिंग विद द ओनली बायोडीजल. सो आपको कोई अलग से अल्कोहल इसमें नहीं एक्सपेंड करना पड़ेगा. So this is the Bucci evaporator. You can come to my lab and you see this apparatus. So अब हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं. हमने क्या किया, पोंगामिया बायोडीजल बना लिया. ऑयल से हमने बायोडीजल बनाया. अब जो बायोडीजल की प्रॉपर्टी, अब आप, मैं ज्यादा प्रॉपर्टीज में नहीं जाऊंगा. मैंने आप लोगों को, क्योंकि आप लोग यूजी के हो तो आप लोगों को सिर्फ एक प्रॉपर्टी को पकड़ना है, वो है विस्कोसिटी. अब यू कैन सी द विस्कोसिटी ऑफ पोंगामिया बायोडीजल इज 5.76, while diesel is 2.46. ऑयल की कितनी थी, 55, 40 कितनी थी. बायोडीजल की कितनी है, सिंगल डिजिट में आ गई. यानी बायोडीजल इज मैचिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द डीजल इन द टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी. सो यू कैन रिकमेंड दिस बायोडीजल फॉर इंजन एप्लीकेशन पर्पस. अब इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं. अभी तो हमने PV100 लिया था. अब एक होता है ब्लेंड. ब्लेंड का मतलब क्या होता है, जैसे मिला दो ना दो चीज़ों को. हमने क्या किया, अलग अलग ब्लेंड बना दिए. हमने पोंगामिया बायोडीजल को एथेनॉल के साथ मिला दिया. एथेनॉल 25% ले लिया और 75% पोंगामिया बायोडीजल ले लिया. दोनों को जब मिक्स कर दिया तो उनकी जो प्रॉपर्टी आई, दैट इज क्वाइट कंपेरेबल टू दैट ऑफ डीजल. तो अब एक चीज़ और बतानी है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ आईसी इंजन, automobile engineering, mechanical engineering, every fuel, every alternative fuel has lower calorific value than the conventional fuel, except one. कौन सा है आप बताओ. एक ऐसा फ्यूल जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू कन्वेंशनल फ्यूल से भी ज्यादा होती है, दैट फ्यूल इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की कैलोरिफिक वैल्यू 2 to 3 टाइम ज्यादा होती है कन्वेंशनल फ्यूल से. बाकी जितने अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उनकी कैलोरिफिक वैल्यू कम होती है. अब कैलोरिफिक वैल्यू कम होगी तो उसका नुकसान क्या होता है, फॉर द कवरिंग द सेम डिस्टेंस यू रिक्वायर मोर फ्यूल. अब ज्यादा फ्यूल चाहिए तो मतलब पैसा ज्यादा चाहिए. तो पैसा अगर आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा फॉर परचेजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल, नो वन विल गो, बट यू विल गो. Why? The reason is the problem in the region of Delhi. Delhi NCR में हर साल क्या हो जाता है, स्मॉग हो जाता है. और वो सब मेन में मतलब हम ही ने बनाया है.
कैसे बनाया है? गवर्नमेंट बेचारी कहती है कि ऑड इवन लगाओ, हम क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, बड़ी गाड़ी हमारी ऑर्डर नंबर की, एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं इवन नंबर, तो एक दिन बड़ी गाड़ी से जाएंगे, एक दिन छोटी गाड़ी से जाएंगे. So what we are doing, we have to see this, and this problem is not limited to the NCR region. In 10 and 15 years you are going to see and face this problem in the area of the Bhopal. अब भोपाल के सराउंडिंग में देख लो कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है. आने वाले टाइम में यहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो डिटेरिएट होने ही वाला है. इफ यू वांट टू सी द चेंज इन द एयर क्वालिटी, यू कैन विजिट 2 इंस्टीट्यूट. आप यहाँ पे एयर क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो 7-8 हज़ार के आते हैं, ज़्यादा नहीं महंगे आते हैं. स्टार्टिंग होती है 2-3 हज़ार से, छोटे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं. आप यहाँ पे एयर कैंपस की एयर क्वालिटी, आपका कैंपस भी क्लोज्ड है तो एयर क्वालिटी यहाँ पे आप ले लो. सड़क के बाहर जा करके एयर क्वालिटी आप मेजर करो. उसके बाद आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओ जहाँ पे पूरी प्लांटेशन है, पूरा जंगल एरिया है, वहाँ पे लो. और फॉरेस्ट जो वाला इंस्टीट्यूट है IIFM, आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे जा करके आप मेजर करो. तो जो फॉरेस्ट वाले इंस्टीट्यूट की जो एयर क्वालिटी होगी दैट विल बी द नंबर 1. आपके इंस्टीट्यूट की भी जो एयर क्वालिटी इनसाइड होगी कैंपस के, दैट विल बी द बेटर देन ऑन द रोड. अब कोई इंडस्ट्रियल टाउन है मंडी की तरफ, वहाँ चले जाओ, वहाँ आपको इंस्ट्रूमेंट भी आपकी रीडिंग इधर चली जाएगी, मैक्सिमम पे पहुँच जाएगी. बट अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में सबको ये प्रॉब्लम आने वाली है. व्हाट विल हैपन, दिल्ली में प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब आप वहाँ पे दिल्ली में कोई होगा ना तो आप किसी से बात करना, वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, सबको विटामिन डी की प्रॉब्लम आती है. उनके पैरों में दर्द होता है, डायबिटीज टाइप 2 हो जाती है, और बोन में बहुत प्रॉब्लम आती है. और सिर्फ रीजन क्या, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, पैसा सबके पास है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. दे आर अर्निंग हैंडसम मनी. द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, दे आर नॉट गेटिंग द सनलाइट. अब होता क्या है, स्मॉग जो डस्ट पार्टिकल है उनकी पूरी लेयर बन जाती है, आप दिन के टाइम पे भी धूप नहीं आती है. अब गर्मियों में प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि एयर फ्लो मेंटेन रहता है. विंटर में क्या होता है, एयर फ्लो मेंटेन नहीं रहता है तो जो धूल है वो पूरी जम जाती है और उसकी वजह से सनलाइट नहीं आ पाती. तो वी आर गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम इन कमिंग ईयर्स इन दिस रीजन आल्सो. अब बॉम्बे में ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन बॉम्बे में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, चेन्नई में प्रॉब्लम नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, क्योंकि समुद्र के पास है, ओशन इज अब्सॉर्बिंग दी एवरीथिंग. वरना दिल्ली का हाल, जो बॉम्बे का हाल है वो दिल्ली से भी ज़्यादा बुरा हो जाता है. बट ड्यू टू दी ओशन दे आर सेविंग देमसेल्व्स. बायोफ्यूल की जो एप्लीकेशन है, स्पाइस जेट ने अपना बॉम्बार्डियर जो प्लेन होता है नॉर्मल डोमेस्टिक प्लेन, उसको बायोडीजल से चलाया उन्होंने. 25% बायोफ्यूल मिक्स किया और टर्बाइन फ्यूल जो एयर फ्यूल होता है वो 75% मिक्स किया. इसको डेवलप किया था आपका CSIR लैब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, उन्होंने मिलकर के बनाया था. और जो फ्यूल था वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा था. मेथनॉल का यूज़ किया आपका लोकोमोटिव के लिए. IIT कानपुर ने, नीति आयोग ने कहा, और IIT कानपुर और RDSO ने मिलकर करके इस तरह का इंजन डेवलप कर रहे हैं जो मेथनॉल पे चलेगा. तो फ्यूचर स्कोप इज लार्ज. यू कैन use any type of alternative. I have given the basic example. You can check the viscosity of the oil. Lot of potential is there. Particular area of alternate fuel is there. Large quantity is there. I am working at IC Engine and Fuel Lab at Manet Bhopal Energy Center. We have a BTech internship in the all area of the renewable energy, whether solar, wind, any alternative fuel, सब area में है. You can contact us. We have MTech in 2 branches. If you are qualifying the GATE exam, we have 2 branches. One is the renewable energy and other is the energy system management. So you can enter through that also. If you are doing MTech somewhere, you can contact for project work. And the PhD position under me is also available with MHRD fellowship. So these are my contact details. You can contact me. If you have any doubt, we can discuss. You can contact me on phone or email ID. So thank you from my side. If you have any question, we can discuss. Thank you. Thank you, sir.